वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आजकल साइबर अटैक का खतरा किसे नहीं है। बड़े बड़े संस्था पर भी हैकर्स हमला कर देते हैं और यहां तक कि सरकारी संस्था पर भी हैकर्स अपना हाथ साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नया साइबर अटैक का मामला सामने आया है जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पर और उसके बाद ICMR पर भी हैकर्स ने साइबर अटैक किया है। तो किस तरह के साइबर अटैक की हम बात कर रहे हैं, कैसे होते हैं ये साइबर अटैक? और ये तो बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात है, लेकिन क्या आप एक शख्स होने के तौर पर सेफ हैं? आपकी सुरक्षा, प्राइवेसी के लिए आपको क्या कुछ करना होगा? इस पर विस्तार से बात करते हैं। रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फाउंडर V4 वेब साइबर सिक्योरिटी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये जो मामला है ये अखबारों में तो छाया ही हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि आखिर किस तरह के साइबर अटैक की हम बात कर रहे हैं। अक्सर आप शो पे आते हैं और जब भी आप रितेश शो पर आते हैं तो एक नया तरीके का हैकिंग या साइबर अटैक इजाद हो चुका होता है। अब की बार आप जब आए हैं तो बताएं किस नए ढंग से हैकिंग हुई है और साइबर अटैक हुआ है। फर्स्टली कविता, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने पे, क्योंकि आप बहुत बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कविता, ये जो अटैक हुआ है इसको हम रैंसमवेयर बोलते हैं। ये बिल्कुल भी नवा नहीं है, ये काफी पुराना टेक्निक है। काफी पुराना टाइप का एक मैलवेयर है और साइबर अटैक है जो कि, लेकिन जो ये एम्स पे हुआ है वो मैं बोल सकता हूँ कि ये दिस इज लाइक, ये हमारे देश में एक ये सबसे बड़ा साइबर अटैक मैं इसको कह सकता हूँ। और सबसे बड़ा मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ, मैं पैसों की और वो फिरौती के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसके कारण बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो हमारा है वो जाके ब्रीच हुआ है। अभी वो बाहर आया है कि नहीं, हैकर्स ने वो चोरी किया है कि नहीं, वो तो हमें वेट करना पड़ेगा जब एम्स एक स्टेटमेंट देगा, या तो हमें जाके बाहर पता चलेगा। तो ये रैंसमवेयर होता क्या है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो रैंसम वर्ड है और वेयर है। वेयर इज फॉर सॉफ्टवेयर, एक्चुअली है वो फॉर मैलवेयर। मैलवेयर मतलब जो कैटेगरीज ऑफ सब ये सब वायरस होते हैं वगैरह, ट्रोजन्स, ये जितने भी जो चीजें हैं जो खराब कर देते हैं, जो मलेशियस चीजें होती है, उनको मैलवेयर कहते हैं। ऐसा ही एक मैलवेयर है जो रैंसम मांगता है, इसके लिए उसे रैंसमवेयर कहा जाता है। ये करता क्या है, मान लीजिए आपको एक ईमेल आ गया, आपने वो कोई एक अटैचमेंट खोल डाला, या आपने कोई एक फाइल पे मतलब एक लिंक पे क्लिक कर डाला, और उसके कारण आपके यहाँ पे ये मैलवेयर जो है, रैंसमवेयर, ये इंस्टॉल हो जाता है। पता कैसे चलता है कि आप जब भी कोई भी फाइल को खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए वर्ड फाइल हो गई, इमेज हो गई, PDF हो गई, एक्सेल हो गई, कोई भी फाइल आपको खोलेंगे तो आप देखेंगे उसका एक्सटेंशन चेंज हो गया है। जैसे .docx होता है, .pptx होता है जैसे पावर पॉइंट का, वो अभी कुछ भी अलग एक होएगा, और उस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये कौन सा रैंसमवेयर है। और ये जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, आपकी फाइल नहीं खुलेगी, उल्टा आपको एक स्क्रीन दिखेगा, और वहां पे उस स्क्रीन पे आपको हमेशा यही दिखेगा कि आप की फाइल्स को हमने एनक्रिप्ट कर डाला है। एनक्रिप्ट सरल भाषा में बोलूं तो लॉक कर डाला है। और अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है, यानी कि अगर आपको उस फाइल्स की चाबी चाहिए, तो आप हमको इतने सारे पैसे बिटकॉइन में दीजिए। जनरली ये $300 $500 पर मशीन की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से मांगते हैं। और जब आप उनको बिटकॉइंस में पैसा देंगे, तब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांस है कि वो आपको ये खोल के दे देंगे, और फिर जाके आप आपकी फाइल्स देख पाएंगे। अगर अभी आप इसके अंदर देखेंगे तो इसका बचाव अगर आप समझेंगे, तो अगर मेरे पास बैकअप है तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा मेरे कंप्यूटर को और बैकअप से ले लूंगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बैकअप बैकअप बैकअप, मतलब बैकअप होना बहुत जरूरी है, और उसमें से भी एक बैकअप क्लाउड पे होना चाहिए। अभी एम्स में अगर आप देखोगे, बोलोगे कि मान लीजिए अगर हम समझ रहे हैं, क्योंकि एम्स ने अभी तक बताया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, वो बोल रहे हैं एक इंसिडेंट है, क्या इंसिडेंट है वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो ये रैंसमवेयर का इंसिडेंट है, तो अभी जो चलता है वो है डबल एक्सटॉर्शन। यानी कि क्या, आपके फाइल्स पे तो ताला लगा ही दिया है, लेकिन आप अगर बोलोगे उनको, जैसे मान लीजिए एम्स उनको बोलेगा कि ठीक है मेरे पास बैकअप है, मैं तुमको पैसे नहीं देने वाला हूं, तब जाके वो हैकर्स बोलेंगे ठीक है भाई, मैंने तो तेरा पूरा डेटा मेरे सर्वर पे डाला है, और अब मैं उस डेटा को डार्क वेब पे बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। कविता।
नहीं, मेरा यही सवाल है क्योंकि हम यहाँ पर सैकड़ों मरीजों की बात कर रहे हैं रितेश, जिनका डेटा एम्स के पास था और वो लीक हो चुका है। अब जिनका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है डेटा, अब वो तो क्या करें, उससे पहले एम्स को शायद इस बात का संज्ञान लेना होगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन रितेश, उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हम एम्स जैसे इतने बड़े संस्था की बात कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि ये एक रैंसमवेयर अटैक है, जो कि नई बात नहीं है, ऐसे अटैक्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई सुरक्षा कवच या सिक्योरिटी का प्रबंध कुछ भी नहीं था एम्स में। ये कहीं चौंकाने वाली बात नहीं है? या आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि शायद लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है और हम इतने बड़ी संस्था की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा दिस इज द वर्स्ट एवर अटैक ऑन इंडिया, दिस इज द वर्स्ट एवर। और हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम भी कर सकते थे, एज एम्स ने भी करना चाहिए। अभी तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं खाली हालांकि आई फील इट इज अ रैंसमवेयर अटैक, एवरीबडी फील्स इट, लेकिन जब तक क्या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये रैंसमवेयर ही है और ये बाहर जा चुका है। लेकिन जो भी है, जितना उन्होंने बताया कि हम मैनुअल मोड पे गए हैं, मैनुअल मोड पे यानी कि एक हिसाब से यही हो गया कि अगर अभी आप देखोगे तो बहुत सारे शहरों में, गांवों में कैसे होता है, जैसे बिजली चली जाती है उनका बैकअप रहता है। आपके मीडिया हाउसेस में भी आप देखोगे तो आपके यहाँ पे यूपीएस रहते हैं, जनरेटर्स रहते हैं, इन्वर्टर्स रहते हैं। तो वैसे ही अगर आपका सिस्टम डाउन हो गया तो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या क्या हिसाब था? आपने उल्टा वैसा ही रहना चाहिए। अगर आप जैसे एक हॉस्पिटल है, आपको भी पता है ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास दूसरा ओटी है जहां पे आप शिफ्ट करके मरीज को करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या प्लान था? कुछ भी नहीं था। आपको 14 दिन लगे हैं टू कम बैक टू अ नॉर्मल स्टेट। अभी भी वो फुल्ली नॉर्मलसी पे नहीं आए हैं। तो मेरे को लगता है इनका जो एटीट्यूड था, और ये बहुत जगह ये ऐसा एटीट्यूड है पूरे, मतलब मैं विश्व भर की बात करूंगा, जहां पे वो लोग सिक्योरिटी को एक आफ्टर थॉट रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें हमारा सिर्फ धंधा करने का है, वो आगे पीछे की सोच नहीं सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जब से ये शो चालू है और अब तक मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 10 रैंसमवेयर अटैक हो गए होंगे, क्योंकि हर 11 सेकंड में एक रैंसमवेयर अटैक होता है कविता। आज के दिन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटी हो या बड़ी हो, उसको अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो रैंसमवेयर से है। और ये गवर्नमेंट भी अच्छी तरह जानती है, सर्ट भी अच्छी तरह जानता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी जानता है, हर कोई जानता है। और अभी जब आप मतलब देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हो, जो जहां पे सबसे मतलब ज्यादा रिसर्च भी होता है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा वीवीआईपी के क्लाइंट्स भी है, मंत्रीज भी है, प्रधानमंत्री भी है, एक्स प्रधानमंत्री भी है, सारे के सारे, मतलब आपने तो पहले सिक्योरिटी का ध्यान देना चाहिए था। आपने ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैं तो सेवा कर रहा हूँ, पेशेंट्स का ध्यान दे रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, वो सब बात की बात है। ये तो एज गुड एज यही बोल रहे हो कि हाँ मैं सब कुछ ध्यान दे रहा हूँ लेकिन फायर का मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ। यानी कि कल से आग लग जाएगी तो क्या आप मतलब वो बोलोगे कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी एक आग लगी है, लेकिन आपके साइबर की दुनिया में आग लगी है। और ये ऑफ कोर्स मतलब ये रिपीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर वो लोग ने बहुत हाई लेवल की कमेटी बिठाई होगी और नाउ दे आर गोइंग टू टेक इट सीरियसली। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेसन है सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सारे के सारे इंडिविजुअल स्मॉल मीडियम बिजनेसेस स्पेसिफिकली, हमारे लिए भी बहुत बड़ा ये, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता है और 99% मैं कहता हूं होएगा ही होएगा। नहीं, इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है रितेश कि लगभग 2025 तक करीब 231% की दर से साइबर अपराध बढ़ने के यहाँ पर अनुमान जताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। और इसमें अभी तक तो आपने केवल रैंसमवेयर अटैक की बात की है, लेकिन हम यहाँ पे मैलवेयर अटैक, फिशिंग, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डेटा चोरी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि हम इस तरह के हादसों से सीखें और मुस्तैदी से इनका सामना करने के लिए प्रबंध करें। और ऐसा भी नहीं है ना रितेश कि आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिस तरह के साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे लिए खड़े हुए हैं और ये जिस तरह की टेक्नोलॉजी है ये हर वक्त बदलती रहती है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं कि हम काबिल नहीं हैं इसको झेलने के और इसको सुलझाने के? ऐसा तो है नहीं ना रितेश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट कहा, आपने कहा वक्त आ गया है। वक्त नहीं आया, वक्त बहुत साल पहले आ गया था। वक्त तो 5 साल पहले आ गया था। हम लेट हैं,
हम अभी भी लेट हैं, हम अभी भी जागरूक नहीं हैं, हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी साइबर सिक्योरिटी में मतलब अभी भी हम उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेंटालिटी कैसा है, जब होएगा तब देखा जाएगा, और जब हो जाता है तब हम क्या कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो यही हमारी मेंटालिटी है और इसी के कारण हम मार खा रहे हैं। तो वक्त तो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन हम वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम हैकर्स जो वो उतना एडवांस हो रहे हैं, हम उनके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखोगे तो एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र है, जैसे कि हमारा BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो हमारा सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा मतलब साइबर सिक्योर्ड मैं कह सकता हूं। वो दिन रात कंप्लायंसेस, सिक्योरिटी पूरा टाइम वो उस पर कर रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे रेगुलेशंस है, वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है। उनको भी पता है कि RBI, SEBI वगैरह, IRDA, वो उनकी मतलब अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, ये सब चीजों का ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत कड़ी से कड़ी एक्शंस लेंगे। यही सेम चीज लेकिन आप हॉस्पिटल्स को क्यों बोल रहे हैं? आपने कहा था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक। एम्स एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो इतना बड़ा है, गवर्नमेंट रन है, और स्पेशली जिस हिसाब से वहां का जो डेटा है, इट मेक्स इट अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज उसके डाउन होने से हमको भी पता है कितने सारे पेशेंट्स को या तो एडमिशंस नहीं मिला है या तो डिस्चार्ज नहीं मिला है, कितने सारे लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये तो हमको पता नहीं है कि और क्या क्या इफेक्ट्स हुआ है पेशेंट्स के साथ। हमें ये भी नहीं पता है कि किस प्रकार का डेटा बाहर गया है। मान लीजिए अगर डेटा बाहर आ गया, मान लीजिए, आई एम स्पेक्युलेटिंग अगेन कि हाँ ये वो टाइप का रैंसमवेयर रहेगा जिसके कारण ये डेटा बाहर भी आएगा, क्योंकि नहीं तो कोई 14 दिन नहीं लगाता है इतना रिकवर करने के लिए। अगर वो वैसा डेटा बाहर आ गया, मान लीजिए किसी VVIP का है, कहीं पे मतलब कोई बहुत ज्यादा पर्सनल डेटा है कि हाँ साइकेट्रिक वार्ड का डेटा है, किसी को बाइपोलर है, किसी का यूट्रस रिमूव हुआ है, किसी को और कुछ हुआ है, किसी का HIV का है, तो आप सोचिए उसका जो डेटा है वो परमानेंटली बाहर इंटरनेट पे रहेगा और हर किसी के लिए वो अवेलेबल रहेगा। तो कितनी वो शर्म वाली बात हो जाएगी। उसके ऊपर कितना मतलब मोर देन फाइनेंशियल तो कुछ रहेगा नहीं, जितना जितना इमोशनल उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा। कविता, तो इस गंभीरता को समझने की ज़रूरत है और सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद हम यही कर सकते हैं रितेश कि आप जैसे एक्सपर्ट और हम जैसे प्रोग्राम्स जो बना रहे हैं उससे दर्शक समझे, जागरूक रहें और सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, समय निकाला, इतनी बारीकी से इस पूरे मुद्दे पर बात की। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी पड़ाव जहां पर हम करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके लिए बेहद खास मेहमान रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी दरअसल जुड़ गए हैं। विशाल शाह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विशाल जी। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।